गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब बीकॉम थर्ड ईयर ऑनर्स के स्टूडेंट हैं। मैं सीमा गोठवाल, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम जो लेक्चर हैं इससे पहले वाले में मैनेजमेंट के लेवल डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को मैनेजमेंट आर्ट और साइंस के बारे में बताया, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन के बारे में बताया, द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया, द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करा, मैनेजमेंट एज अ सिस्टम के बारे में डिस्कस करा। अब हम मैनेजमेंट एज सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल का जो लेवल है वो हम डिस्कस करेंगे। तो प्रबंध एक प्रणाली के रूप में था, हमने वो डिस्कस कर लिया। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं मैनेजमेंट एज सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रबंध एक सामाजिक दायित्व है। अधिकार, ये सत्य है कि अधिकार दायित्व की जननी है और दायित्व का एक अटल नियम यह है कि जब कोई व्यक्ति अपने दायित्व से दूर भागता है तो धीरे धीरे उसे अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं। ठीक यही बात व्यवसाय के प्रबंध पर लागू होती है। प्रबंध समाज से व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त करते हैं तो उनका भी सहज ही सामाजिक दायित्व उत्पन्न हो जाता है। इस आधार पर प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा विकसित हुई है। व्यवसाय का प्रारंभिक अवस्था में सामाजिक दायित्व का अर्थ बहुत ही सीमित अर्थ में समझा जाता है, जैसे धर्मशाला, अस्पताल, पानी की प्याऊ, मंदिर आने तक सामाजिक दायित्व की अवधारणा सीमित थी। किंतु 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामाजिक दायित्व की अवधारणा आमूल जो परिवर्तन हुआ। बॉबेन ने लिखा कि सामाजिक दायित्व की अवधारणा नया रूप देखते हुए लिखा है कि व्यवसाय का सामाजिक दायित्व से तात्पर्य उन नीतियों को लागू करना है और निर्णयों को लेना है या उन कार्यों को करना है जो हमारे समाज की मूल्यों और उद्देश्यों को वांछनीय है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सामाजिक दायित्व की अवधारणा एक विस्तृत अवधारणा है। यह विचारधारा ये कहती है कि प्रबंधकों को सामाजिक हितों और मूल्यों को ध्यान में रखकर ही अपने निर्णय लेने चाहिए। उन्हें कोई भी ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जिससे समाज की मान्यताओं, स्थिर और एकता आदि पर विपरीत प्रभाव पड़े। व्यवसाय के कार्यों और निर्णयों का सामाजिक कल्याण हो तथा लोगों के जीवन की किस्म का उन्नत किया जा सके। तो निष्कर्ष निकल के सामने आता है कि ऐसी विचारधारा है ये जो व्यवसाय के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित विभिन्न वर्गों के प्रति प्रबंधकों के दायित्व की व्याख्या करती है तथा प्रबंधकों को ऐसे निर्णय लेने, ऐसी नीतियां बनाने तथा ऐसे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं जिनके लोगों के जीवन की किस्म में सुधार तथा सामाजिक कल्याण में अभिवृद्धि हो सके। तो प्रबंध व्यवसाय और स्वामित्व के प्रतिनिधि होते हैं। व्यवसाय के दायित्वों को पूरा करना प्रबंधक का कर्तव्य है। अतः प्रबंधकों का समाज के सभी वर्गों, विशेष निम्नलिखित वर्गों के प्रति सामाजिक दायित्व होता है, जैसे स्वयं के प्रति, अपनी संस्था के प्रति, स्वामित्व के प्रति, ऋणदाताओं के प्रति, कर्मचारी के प्रति, ग्राहकों और उपभोक्ताओं के प्रति, आपूर्तिकर्ताओं के प्रति। तो ये सारे दायित्व होते हैं। तो प्रबंध ही समाज के उन वर्गों के प्रति दायित्व है, अपितु इन सभी वर्गों का भी समाज के प्रति दायित्व होता है। तो ये सामाजिक प्रणाली है, एक सामाजिक दायित्व है। तो ये लेवल यही कहता है कि समाज के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है और समय समय पे आप किस तरह से समाज को क्या दे रहे हैं। तो मैनेजमेंट का ये एक लेवल है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे हैं द मैनेजमेंट द डेवलप ऑफ पीपल नॉट डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। प्रबंध वस्तुओं का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देश। अमेरिका प्रबंध संघ की पूर्व अध्यक्ष लॉरेंस एप्पल ने लिखा कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देश। इस कथन से यह स्पष्ट है कि प्रबंध व्यवसाय में तकनीकी भौतिक संस्थाओं की तुलना से मानवीय संसाधनों का महत्व अधिक है। इससे भी अधिक विस्तृत परिकल्पना करें तो शायद इस कथन में भी भाव भी छिपा हुआ है कि भौतिक संस्था का प्रबंध करना कोई प्रबंधकीय कार्य नहीं है, बल्कि मानवीय संस्थाओं का विकास ही प्रबंध का एकमात्र कार्य है। इसमें शायद यह भी भाव निहित है कि यदि मानवीय संसाधनों का ठीक से विकसित कर लिया जाए तो बाकी सभी पहलुओं का प्रबंध स्वतः ही हो जाता है।
प्रबंध की प्रकृति का नया आयाम प्रबंध के कार्यों में मानव की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई भूमिका के कारण ही प्राप्त हुआ है। इस कथन का विश्लेषण करके हम दो पहलू लेते हैं कि प्रबंध वस्तुओं का निर्देश है, दूसरा प्रबंध व्यक्तियों का विकास है। तो प्रबंध वस्तुओं का निर्देश में है कि लॉरेंस एप्पल कहते हैं ने 20वीं शताब्दी में 7वें दशक के प्रारंभ से अनुभव किया प्रबंध वस्तुओं का निर्देश नहीं है। इस कथन में हम निष्कर्ष निकल के आता है कि इस कार्य का पूर्व ही अवधारणा ऐसी अवश्य रही थी कि वस्तुओं का निर्देश ही प्रबंध मानती थी। इतिहास में झांककर देखा तो स्पष्ट हुआ कि 20वीं शताब्दी के प्रथम 3-4 दशकों में वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा का खूब प्रचार था। इस विचारधारा की कुछ मान्यताएं थीं, जैसे ये सर्वोत्तम और प्रमाप विधि है, विधि पर ही कार्य है, कर्मचारी इस विधि पर कार्य करते हैं और प्रत्येक कर्मचारी की सर्वोत्तम विधि का कार्य करने के एक प्रमापी उपकरण तंत्र होते हैं। तो वैज्ञानिक विधि एवं उन सभी मान्यताओं को अत्यधिक प्रचार प्रसार होने और प्रबंधकों द्वारा उन्हें अत्यधिक रूप से अपनाने जाने के कारण श्रमिक को एक मशीन की भांति कार्य करता है। उसे प्रमापित समय को प्रमापित कार्य पूरा करना होता है। तो इस संबंध में परिस्थितियों के कारण प्रबंधकों के श्रमिक उत्पादन और साधन वस्तु बना लेते हैं। उसे जैसे निर्देश दिए जाते हैं वैसा कार्य करता है। उसी दशा को देखने के बाद कोई भी व्यक्ति यही कर सकता है कि प्रबंध केवल वस्तु का निर्देश ही करता है। इसका दूसरा पॉइंट है प्रबंध व्यक्तियों का विकास है। मैनेजमेंट इज डेवलपमेंट ऑफ पीपल। जब वैज्ञानिक प्रबंध के अत्यधिक प्रचलन के कारण श्रमिक के उत्पादन का एक साधन ही मान लिया गया, तब उसे मानवीय पक्ष और दक्षता गया, तो उसे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक को ध्यान इस ओर गया कि श्रमिक के मानवीय पक्ष का शोध का युग शुरू हुआ। मतलब पहले तो उन्होंने यही माना कि अनेक जो समाजशास्त्रीय मनोवैज्ञानिक ने अपना ध्यान श्रमिकों की तरफ खींचा और श्रमिकों के मानवीय पक्ष का शोध का युग शुरू हुआ। इस शताब्दी के तीसरे दशक में जॉर्ज एल्टन मेयर ने उनके सभी साथियों ने अमेरिका के वेस्ट इलेक्ट्रिक कंपनी के हॉर्नर संयंत्र के कर्मचारी की शोध किया। इस शोध में श्रमिक के मानवीय पहलू के संबंध में अनेक तथ्य उजागर हुए। इस शोध के निष्कर्ष निकल के आए कि कर्मचारी की कार्यक्षमता केवल भौतिक वातावरण में ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि सामाजिक वातावरण में भी प्रभावित होती है। कर्मचारी केवल एक आर्थिक प्रणाली ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक प्रणाली भी है। संस्था के अनौपचारिक सामाजिक समूह के निर्माण में कर्मचारी कार्यक्षमता में अभिवृद्धि की जाती है। मनुष्य की केवल आर्थिक आवश्यकता ही नहीं होती, बल्कि उसे कुछ सामाजिक एवं मानवीय आवश्यकता भी होती है। मनुष्य को अभिप्रेरित करने के लिए आर्थिक आवश्यकताओं के साथ साथ उसकी सामाजिक एवं मानसिक या मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की संतुष्टि होती है। तो इस शोध की निष्कर्ष निकल के आया कि इस शोध के इन निष्कर्षों का प्रसार होने से अधिकाधिक मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्रियों ने उद्योग के मानवीय पहलुओं पर शोध एवं अध्ययन करने लगे और चौथे दशक में मानवीय संबंध विचारधारा का विकास होने लगा। इस विचारधारा में मूल मान्यता हॉर्थन शोध के निष्कर्ष की थी, जिन्होंने लिखा कि यदि मनुष्य से कार्य कराना है तो उसे आर्थिक या भौतिक आवश्यकता का ही नहीं, बल्कि उसे सामाजिक और मानसिक आवश्यकता की संतुष्टि करना पड़ेगा। तो इस विचारधारा के परिणामस्वरूप प्रबंध के संपूर्ण मानव का महत्व प्रतिपादित किया जाने लगा। इसे मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो का विशेष योगदान रहा। मास्लो ने कहा कि मनुष्य की आवश्यकता संतुष्ट करके उसे अभिप्रेरित किया जा सकता है और उसे कार्य क्षमता में अभिवृद्धि की जा सकती है। तो इन सब दोनों चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हमें ये लगा, ये कहा गया इस विचारधारा के अंदर कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास ही नहीं, वस्तुओं का निर्देश है। वर्तमान में अधिकांश प्रबंध अपने कर्मचारी की मानवीय क्षमता का
क्षमताओं के विकास से ही अपनी साधनों की समुचित उपयोग करने में विश्वास करते हैं। और वर्तमान संदर्भ में ये कथन बहुत ही उपयुक्त है। तो व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देश। यहाँ आपके लिए व्यक्ति ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने कि आप प्रबंध कर्मचारियों से आप उनका मैनेज करेंगे तो वस्तुओं का मैनेजमेंट अपने आप ही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप अपनी बुक के अंदर ज़रूर पढ़िएगा और सारे लेवल को देखिएगा बेटा। बच्चों ध्यान से देखिएगा। आज के लिए धन्यवाद।